हेलो दोस्तों, शॉर्ट वाईफाई स्टडी के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए मेवाड़ इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर मेवाड़ इतिहास शॉर्ट वाईफाई स्टडी हमारे चैनल का नाम है। शॉर्ट वाईफाई स्टडी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और कमेंट करो। बताओ हमें कि हमारे चैनल के अंदर क्या कमी आ रही है और हम इसमें सुधार कर पाए। उस वजह से अपने पढ़ रहे थे मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ के अंदर मेवाड़ का जो उपनाम आता है इस मेवाड़ का, वो है पहला आता है, पूछा गया क्वेश्चन है सीवी। दूसरा आता है मेदपाट, एक आता है प्रागभाट। ये इस मेवाड़ के बारे में सबसे पहली बात है। उसके बाद अगर बात करें तो मेवाड़ के जो राज चिन्ह के अंदर पंक्ति है उसके बारे में अपने बात करते हैं। पंक्ति है उसके बारे में बात करेंगे। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये मेवाड़ के राज चिन्ह में पंक्ति इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो धर्म पर अडिग रहता है उसकी ऊपर वाला अर्थात भगवान भी क्या करता है, रक्षा करता है। ये था मेवाड़ के राज चिन्ह में जो पंक्ति है उसके बारे में। उसके बाद जो मेवाड़ का साम्राज्य है अर्थात मेवाड़ का जो शासन रहा वो सबसे मेवाड़ का शासन जो सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला विश्व का क्या है, शासन है। मेवाड़ का शासन सबसे लंबी अवधि तक चला, मतलब विश्व का एकमात्र साम्राज्य या शासन जो सबसे लंबी अवधि तक चला। ये थी मेवाड़ के बारे में सामान्य जानकारी। दोबारा देखते हैं। मेवाड़ के अंदर सीवी, मेदपाट, प्रागभाट। उसके बाद मेवाड़ के राज चिन्ह में पंक्ति लिखी गई है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। उसके बाद मेवाड़ का शासन सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला राजस्थान का या विश्व का या भारत का शासन है। उसके बाद अगर अपने बात करें मेवाड़ के बारे में, जो अपनों ने पढ़ी है मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूं जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो। मैं मेरी कोशिश इतनी कर रहा हूं कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। मेरी वजह से कोई एक बच्चे अगर सफल होता है तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत अच्छा किया है। इसके बाद बात आती है कुल देवी की। इन मेवाड़ वालों की जो कुल देवी है वो कौन थी, तो बात करें बाण माता। बाण माता का जो मंदिर है वो है नागदा उदयपुर के अंदर। ठीक है, ये थी इनकी कुल देवी। आगे की अगर अपने बात करें इस मेवाड़ के बारे में तो गुहिलों के उत्पत्ति के स्रोत आएंगे। गुहिलों के उत्पत्ति के स्रोत आएंगे। दूसरी बात अपने अगर बात करें, यहाँ एक और अपने को इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं
मेवाड़ के जो भी शासक हुए वो एकलिंग जी के क्या थे, दीवाने थे। मतलब इनका जो कुल देवता था वो एकलिंग जी महाराज थे। मतलब इनके कुल देवता की बात करें तो ये था। कोई भी मेवाड़ का शासक जब मेवाड़ साम्राज्य छोड़कर बाहर कहीं भी जाता था तो इनसे आशीर्वाद लेता था, इनसे सहमति मतलब रिक्वेस्ट करता था, तभी जाता था, अन्यथा नहीं जाता था। आगे बात करें उत्पत्ति के स्रोत। उत्पत्ति के स्रोतों की अगर बात करें इनके बारे में तो पहला पहला आता है कौन, अबुल फजल, अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल। इसके अनुसार ईरान का एक शासक हुआ, नौसे खां उसका नाम था। इस नौसे खां की क्या थी, वंशज थी। उत्पत्ति की स्रोत गुहिलों के उत्पत्ति के स्रोत है। गुहिलों के उत्पत्ति के स्रोत में बात करें, पहली अबुल फजल ने बोला ईरान के नौसे खां की संतान थी, वो क्या थी, गुहिल थे। एक और बात आती है, इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना हमेशा। जैन ग्रंथ हुआ शत्रुंजय महात्म्य। इस शत्रुंजय महात्म्य के अनुसार गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर एक शासक हुआ जिसका नाम आता है शीलादित्य। उसकी पत्नी का नाम है पुष्पावती। इस शीलादित्य की जो संतान हुई उस संतान को गुहिलों का क्या माना जाता है, वंशज माना जाता है। तो उस संतान का नाम था गुहिलादित्य ही था। उसने 566 ईस्वी के अंदर क्या करवाया था, गुहिल वंश का जो स्थापना करवाई थी वो किसने करवाई थी, गुहिलादित्य ने। उसके बाद अगर अपने बात करें तो आता है बप्पा रावल, जिसका मूल नाम कालभोज अपनों ने पढ़ा होगा। दोबारा देख लो, मेवाड़ के जो भी शासक हुए उनकी जो कुल देवी की बात करें तो वो बाण माता थी, और उनका जो मंदिर पड़ता है वो नागदा उदयपुर में पड़ता है। उसके बाद इनका जो आता है देवता आता है कुल देवता, वो एकलिंग जी थे। कोई भी मेवाड़ का अगर शासक बाहर जाता था तो इनसे क्या लेता था, परमिशन लेता था। गुहिलों के उत्पत्ति के स्रोतों की अगर बात करें तो पहला आता है अबुल फजल, ईरान के नौसे खां की संतान बताया इन्होंने। दूसरा आता है जैन ग्रंथ शत्रुंजय महात्म्य के अनुसार जो ये मेवाड़ के वंशज शीलादित्य गुजरात वल्लभी के रहने वाले थे, उनकी क्या थी, संतान थी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि मूणोत नैन्सी ने इसी शत्रुंजय महात्म्य का क्या किया था, पक्ष किया था, और बोला था कि जो इनकी टोटल मेवाड़ वालों शासकों की जो टोटल शाखाएं थी वो 24 थी, उनमें से 2 इंपोर्टेंट थी। एक आती है गुहिल और एक आती है सिसोदिया। फिर आए कालभोज, जिनका नाम बप्पा रावल बोला जाता है। आवाज थोड़ी धीरे आ रही होगी, आप ईयरफोन लगा के पढ़ो तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। बात करें कालभोज की, वास्तविक नाम है इनका, उपाधि की बात करें तो बप्पा रावल था इनका। इनका बात करें जन्म की तो 727 ईस्वी में हुआ। ये हरित ऋषि की गाय चराया करते थे।
हरित ऋषि की गायें चराया करते थे। ये इसकी आती है इंपॉर्टेंट बात। सेकंड बात आती है हरित ऋषि के आशीर्वाद से 1734 ईस्वी के अंदर 1734 ईस्वी के अंदर कौन मान मौर्य को हराकर यही बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लेता। सत्रह ईस्वी के अंदर मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ जीत लेता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लेता है। इसी कारण इनको उपाधि दी गई थी, क्योंकि इन्होंने एक वीर शासक को हराया था चित्तौड़गढ़ के, इसलिए इनको बप्पा रावल नाम दिया गया था। उसके बाद एक और बात आती है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनके बारे में एक बात ये बोली गई है कि इन्हीं बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया मेवाड़ की। इसी नागदा के अंदर क्या बनवाया था, एक लिंग जी का मंदिर बनाया इन्होंने। और इनके बारे में एक ये बात बोली गई है कि इन्होंने, इनका जो धोती होती थी वो 35 हाथ थी, इनकी जो दुपट्टा था वो 16 हाथ का था, और इनकी जो खड़क थी वो 32 मन थी। ये बात आती है काल भोज की। नेक्स्ट अपने अगर बात करें तो आता है अल्लट आलू रावल, जिनका नाम है इनके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, राजस्थान पुलिस 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, नौकरशाही पद्धति सर्वप्रथम स्टार्ट किसने की थी? सर्वप्रथम नौकरशाही पद्धति स्टार्ट किसने की थी? अल्लट ने की थी। हूण राजकुमारी हरिया देवी से इनका विवाह होता है और राजधानी बनाते हैं किसको? आहड़ को। हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या होता है? विवाह होता है, शादी होती है। ये बात आती है अल्लट की। नेक्स्ट अपने बात करें तो आता है रण सिंह। नौकरशाही पद्धति स्टार्ट की अल्लट ने, राजधानी बनाई उन्होंने आहड़, और हुड़ राजकुमारी हरिया देवी से इनका विवाह होता है। नेक्स्ट आता है रण सिंह। बात करते हैं रण सिंह। इस रण सिंह के दो पुत्र हुए। एक का नाम आता है शेम सिंह, एक का नाम आता है राहब, जिन्होंने सिसोदा गांव बसाया। इस सिसोदा गांव के जो निवासी हुए उन्हें सिसोदिया बोला गया। शेम सिंह की बात आती है। आगे अपने बात करें तो इनके दो पुत्र हुए। एक का नाम आता है सामंत सिंह, एक का नाम आता है कुमार सिंह। ये बात आती है यहां तक की। तो आपको मैंने एक बात चित्तौड़ चौहान वंश करवाए थे तब बताई थी, यही सामंत सिंह
कीर्तिपाल चौहान से लड़ाई करता है, इसमें इसकी हार होती है और वो कीर्तिपाल यहाँ आके अपना शासन करता है। इस कारण कुमार सिंह को पता चलता है और कुमार सिंह उसको युद्ध के दौरान हरा देता है और वो वहां से जाकर जालोर के अंदर चौहान वंश की क्या करवाता है, स्थापना करवाता है। ये बात थी यहां तक की। नेक्स्ट अपने बात करेंगे किसकी, जेतर सिंह की। बात करें जेतर सिंह की, तो जेतर सिंह का कार्यकाल की बात करें तो 1213 से 1250 ईस्वी तक। ये जेतर सिंह इनके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बोला जाता है। बात करें जेतर सिंह के समय तो इल्तुतमिश का युद्ध होता है 1227 के अंदर, भूतेला का युद्ध बोला जाता है। इस युद्ध के अंदर इल्तुतमिश की होती है हार, दिल्ली सल्तनत का होता है वो। इल्तुतमिश की हार होती है जिसके कारण उसकी सेना गुस्सा होकर नागदा उदयपुर जो उस टाइम की राजधानी होती है मेवाड़ की, उसको नष्ट कर देते हैं। जिसके बाद जेतर सिंह नागदा से जो राजधानी बदलकर चित्तौड़ को रखता है राजधानी। और इस भूतेला जो युद्ध हुआ, इस युद्ध की जानकारी अपने को मिलती है किस ग्रंथ से, हमीर मधवर्धन, और जिनके लेखक कौन होते हैं, नयन, जिनके जयचंद सूरी, जय सिंह सूरी या जयचंद सूरी, ये बात आती है जेतर सिंह की। आगे की बात अगर करें तो वो आता है तेज सिंह। तेज सिंह 1250 से 1273 ईस्वी तक। इनकी एक उपाधि की अपन ने बात की थी, पहली उपाधि आई, उसका नाम है उमापति वार लब, ये इनकी उपाधि थी। दूसरी बात करें इनके शासनकाल में प्रथम चित्रित ग्रंथ की रचना की गई। उस की बात करें श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसका नाम है। ये इसका प्रथम चित्रित ग्रंथ आता है। उसके बाद बात करें तीसरी इनकी पत्नी का नाम था जेतर दे। इन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया था। यहां तक की बात अपने पिछली क्लास के अंदर कर ली थी। आज अपने पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम आता है समर सिंह। बात करते हैं अपने उनके बारे में। समर सिंह के बारे में ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक छोटी सी बात है, याद रखना आप। समर सिंह
जिनका जो आता है शासनकाल 1273 से 1302 ईस्वी तक, ये इनका शासनकाल है। शासनकाल भी आपको याद रखना है हमेशा। अपनों ने बात की होगी जब अलाउद्दीन खिलजी 1299 के अंदर उनकी सेना जब मालवा जाती है तो मेवाड़ के अंदर एक शासक का नाम आता है समर सिंह। ये वही समर सिंह है। अपने को वही छोटी सी बात याद रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना 1299 के अंदर जब जाती है यहां से, तो मेवाड़ के अंदर समर सिंह होता है। इनका मंत्री उस टाइम होता है कौन? निम्बा। ये क्या करते हैं? यहां टैक्स वसूलते हैं, टैक्स वसूलते हैं। ये छोटी सी बात इस समर सिंह के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है रतन सिंह के बारे में। अपने बात करते हैं उनके बारे में। हेलो दोस्तों, अपने अब नेक्स्ट बात करते हैं। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसके कारण दोबारा लेकर आया हूं वीडियो। अपने बात कर रहे थे रतन सिंह की। तेरह सौ 2 से 1303 तक इनका शासनकाल रहता है। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ आता है। मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ आता है। उस ग्रंथ का नाम अगर अपने बात करें, पद्मावत। इस पद्मावत के अकॉर्डिंग, इस पद्मावत के अनुसार श्रीलंका के अंदर गंधर्व सेन का एक राजा रहता था। गंधर्व सेन। इनकी पुत्री की अगर बात करें, दोबारा मिटा के लिख रहा हूं साहब। श्रीलंका के अंदर गंधर्व सेन मतलब राजा रहा करता था। उसकी जो पुत्री थी वो कौन थी? पद्मिनी। इनका जो तोता था उसका नाम था हीरामन तोता, जो मनुष्य की तरह बात कर सकता था। इधर अपने बात करें रतन सिंह की, जो चित्तौड़ के अंदर रहते थे। इन रतन सिंह का एक पंडित हुआ करता था, इन रतन सिंह का एक पंडित हुआ जिसका नाम आता है राघव चेतन। यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अगली अगर अपने बात करें तो इस पद्मावत के अनुसार अपने ये बात लेकर चल रहे हैं। पद्मावत के अनुसार, जिसके मलिक मोहम्मद जयसी लेखक है, इस पद्मावत वत के अकॉर्डिंग गंधर्व सेन की जो पुत्री थी उसका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी का जो मतलब तोता था जो उनके वहां रहता था, वो बाई चांस आता है किधर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। इधर शिकारी इस
हीरामन तोते को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और इस रतन सिंह के पास लाते हैं। कुछ दिनों तक ये तोता, हीरामन तोता, इस रतन सिंह के पास रहता है, जिस कारण रतन सिंह बाद में उनसे, इस हीरामन तोते से बात करता है और पूछता है कि अपने यहाँ चित्तौड़गढ़ के अंदर जितनी भी रानियां हैं, कहीं आपने इससे भी सुंदर रानियां या रानी देखी है तो मुझे आप बताओ। तो हीरामन तोता कहता है कि श्रीलंका के अंदर गंधर्व सेन की जो पुत्री है वो दिखने में ऐसी है कि जब मतलब वो पानी पीती है तो उसके गले के अंदर से पानी भी जाता हुआ क्या देता है, दिखाई देता है। ये बात इस हीरामन तोते ने जब रतन सिंह को बताई तो रतन सिंह उस टाइम ही सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इस गंधर्व सेन की पुत्री से विवाह करूं। तो ये रतन सिंह जाता है यहाँ पे विवाह के लिए। विवाह के लिए जाता है और विवाह करके इस पद्मिनी को कहाँ ले आता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर विवाह हो जाता है। ये यहाँ से ले आता है कहाँ, चित्तौड़गढ़ के अंदर। बात अपनी इधर चित्तौड़ की कर रहे हैं। इस चित्तौड़ के अंदर लाने के बाद क्या होता है कि ये राघव चेतन और ये रतन सिंह दोनों बात करते करते एक दिन क्या होता है, इनका पद्मिनी के रूम के पास चले जाते हैं, जिससे राघव चेतन को पता चलता है कि पद्मिनी इतनी सुंदर है कि उसको देखते ही ये क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। इसको थोड़ा जादू टोने का थोड़ा ज्यादा नॉलेज था, इस कारण ये फिर इस पद्मिनी पर क्या करता है, जादू टोने करता है। इसी बीच जब ये जादू टोने कर रहा होता है, इसी बीच इस राघव चेतन के बारे में रतन सिंह को पता चल जाता है कि ये मेरी वाइफ पर क्या कर रहा है, जादू टोने कर रहा है। और ये फिर इस राघव चेतन को वहां से निकाल देता है और कहता है कि दोबारा यहाँ दिखा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। फिर ये राघव चेतन उसी टाइम यहाँ से दिल्ली जाता है। दिल्ली में उस टाइम शासन किसका होता है, अलाउद्दीन खिलजी का। जाता है वहां चुगलियां करता है, आपको पता होगा, क्योंकि अगर रतन सिंह की वाइफ अगर इसको ना मिली तो कुछ ना कुछ जाके वहां उल्टी सीधी बात करेगा, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी फिर युद्ध के लिए आते हैं कहाँ, चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी जब आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी आते हैं उस टाइम जनवरी 1303 की बात है। जनवरी 1303 के टाइम अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब राघव चेतन के साथ चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए आती है, तो ये लगभग 7 से 8 महीने तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर आक्रमण के लिए बैठी रहती है, लेकिन आक्रमण नहीं हो पाता है, क्योंकि रतन सिंह की जो सेना होती है और उनके जो अंदर घुसने के दरवाजे वगैरह होते हैं वो इनके बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और अच्छे बनाए हुए थे। इस कारण ये अलाउद्दीन खिलजी 7 से 8 महीने वेट करता है, किसके लिए, आक्रमण के लिए। फिर लगभग अगस्त के अंदर 1303 के अंदर आक्रमण करता है, किस पे आक्रमण करता है, चित्तौड़ पर। इस चित्तौड़ के अंदर उस टाइम इस रतन सिंह के 2 सेनापति हुए, एक का नाम आता है गोरा, एक का नाम आता है बादल। गोरा और बादल चित्तौड़गढ़ के अंदर रतन सिंह के क्या थे, सेनापति थे। और इनकी पत्नी की आप जानते ही हो, नाम पद्मिनी थी। ये पद्मिनी और ये सेनापति होते हैं उस टाइम जब अलाउद्दीन खिलजी इस पर आक्रमण करता है चित्तौड़गढ़ पर, तो रतन सिंह उस टाइम क्या होता है, मारा जाता है, अर्थात वो केसरिया कर लेता है। उसके बाद उनकी जो बची हुई रानियां और पद्मिनी और
गोरा बादल इस रतन सिंह के साथ मर जाते हैं, मतलब केसरिया कर लेते हैं, और पद्मिनी और बची हुई रानियां वगैरह एक महल के अंदर क्या हो जाती है, जोर कर लेती है, अर्थात आग दहन कर लेती है। अर्थात मेवाड़ का प्रथम शाखा केसरिया और जौहर किसके नेतृत्व में, पद्मिनी और रतन सिंह और गोरा बादल के नेतृत्व में होता है। मेवाड़ का प्रथम शाखा जिसे क्या बोलते हैं, मेवाड़ का प्रथम शाखा। अगर आपसे पूछें तो आपको पता होना चाहिए प्रथम शाखा कब हुआ, 1303 के अंदर। ये था इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का आगे की अगर बात करें इसके बाद की, तो ये दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। ये दुर्ग किसके पास चला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन ये दुर्ग अपने बेटे खिज्र खां को दे देता है, जिसके कारण इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या हो जाता है, खिज्राबाद। क्या हो जाता है, खिज्राबाद। ये खिज्राबाद होने के बाद इस खिज्रा देव को पता चलता है कि अपने पिता की मतलब बीमारी हो जाती है इनको। अलाउद्दीन खिलजी को बीमार होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी खिज्र खां को क्या बुला लेता है, वापस बुला लेता है। कहां बुला लेता है, दिल्ली। जिसके कारण ये खिज्र खां मालदेव को चित्तौड़गढ़ की जो जमीन है वो दे देता है। मालदेव, मूछला मालदेव इनका नाम है सही, मूछला मालदेव को दे देता है। मूछला था मालदेव कौन था, कानड़ देव का भाई था, इनको देता है। इसके बाद ये आगे दे देता है अपने पुत्र जय शाह, या इन्हें जय सिंह बोला जाता है। इस जय सिंह को देने के बाद क्या होता है, इधर बात करें अपने सिसोदा गांव के अंदर, यहां लक्ष्मण सिंह होता है उस टाइम, लक्ष्मण सिंह। इस लक्ष्मण सिंह का पुत्र आता है अरी सिंह। इसका आगे पुत्र आता है कौन, हमीर सिसोदिया। ये हमीर सिसोदिया 1326 के अंदर इस पर क्या करता है, अटैक करता है, जिसके कारण इस जय सिंह की, जय शाह की क्या होती है, हार होती है, और इस हमीर देव सिसोदिया की क्या होती है, जीत होती है। 1326 में वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग किनके पास चला जाता है, मेवाड़ के पास चला जाता है। खोई हुई अपनी जो साम्राज्यवादी नीति वो अपने आप कौन दिलाता है, हमीर देव सिसोदिया। नेक्स्ट बात है वो अपने कल क्लास में करेंगे। आज के लिए अपने इतना ही। आज अपने रतन सिंह, समर सिंह और एक ये बात की हमीर सिसोदिया की थोड़ी सी। 1326 के अंदर मेवाड़ का जो था साम्राज्य वो वापस आ जाता है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हम आपके लिए जो चैनल लेकर आए हैं इसमें फ्री कोर्स करवा रहे हैं, संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है, तो चैनल को सब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। यहाँ बीएसटीसी, पटवारी, राजस्थान पुलिस की जो भी आरपीएससी के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की कोई भी परीक्षा होती है वहां ये चीजें पूछी जाती है। ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं पढ़ा रहे, हम आपको सच्चे मन से बढ़िया पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फैसिलिटी की अगर अपने बात करें तो वो यहाँ थोड़ी कम है। धन्यवाद दोस्तों।